नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिरमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या किसी तरीके का कोई फर्क है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जब नेपाल के अंदर राजा किंग ज्ञानेंद्र की एक बड़ी रैली हुई और ये बात सामने आई कि दरअसल किंग ज्ञानेंद्र की नेपाल की राजनीति में पुनर्वापसी हो सकती है, वैसी स्थिति में वहां योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स, बैनर्स बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे डिस्प्ले हुए और उससे एक नई बहस भी शुरू हुई। बहस इस बात को लेकर शुरू हुई, क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर भी एक बड़ी राजनीतिक हिंदुत्व की शख्सियत के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे समय में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और विदेश नीति के मामलों पर एक कड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं, क्या देश के अंदर भी उनको योगी आदित्यनाथ के तौर पर एक बड़ी चुनौती मिल रही है? जानेंगे श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आशुतोष जी, इस समय एक मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा चर्चा में है उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। हमने महाकुंभ में देखा योगी जी का जलवा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से होली मनाई गई, नमाज का वक्त बदला गया, मस्जिदों को तिरपालों से ढका गया, ये सब प्रेम और सौहार्द के नाम पर हुआ उत्तर प्रदेश में। अब हुआ क्या है, बहुत कम लोगों को, हमारे दर्शकों को और पाठकों को जानकारी है कि योगी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही तहलका नहीं मचा रहे हैं। उनके कारण सिर्फ यूपी के कोई 4 करोड़ मुस्लिम ही नहीं थोड़ा सा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, नेपाल में जो कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली हुकूमत है वो भी खतरा महसूस करने लगी है। और नेपाल अगर भारत के साथ संबंध खराब करने के लिए, मतलब जो काठमांडू में ओली जी की सरकार है वो अगर योगी आदित्यनाथ को बहाना बनाना चाहे, जैसा आपने जिक्र किया उस रैली का, हम आते हैं उस पर, तो मोदी सरकार के पास एक बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगी मोदी जी की विदेश नीति के लिए, क्योंकि माना जाता है कि नेपाल की जो हुकूमत है वो चीन के काफी नजदीक है और वो इस अपॉर्चुनिटी को एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। करेगी कि नहीं ये अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसके कई जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में अभी ठीक से आए नहीं है जी। देखिए, ये जो दिख रहा है उसमें ये हुआ है कि जो योगी जी है वो हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी से बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। मैं बताता हूं कारण इसका। नेपाल में राजतंत्र की बहाली की मांग को लेकर वहां के जो राजा हैं ज्ञानेंद्र, उनकी काठमांडू में 9 मार्च को एक बहुत बड़ी रैली हुई और उस रैली में उन्होंने आह्वान किया कि अगर वो चाहते हैं कि नेपाल सुरक्षित रहे, नेपाल का भविष्य सुरक्षित रहे, तो उनको राजतंत्र की वापसी की या राजघराने की वापसी की या ज्ञानेंद्र की वापसी का समर्थन करना चाहिए। अब ये जो रैली हुई, उसके पहले ज्ञानेंद्र ने पूरे देश की यात्रा की थी, तमाम की थी। उस रैली में ज्ञानेंद्र के अलावा जिस एक व्यक्ति के पोस्टर से, वो प्रधानमंत्री मोदी के नहीं थे या किसी और शख्सियत के नहीं थे, माओ से तुंग के भी नहीं थे या चीन के नेता के भी नहीं थे, वो थे योगी आदित्यनाथ के। और वो एक आश्चर्यजनक रूप से पूरे
देश भर में खबर के तौर पर बन सकते थे, पर वो बने नहीं। क्या कारण है पता नहीं, पर यह बनने नहीं दिया। अब चुनौती यह है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जो पैरोकार भारतीय जनता पार्टी है जी। और उसकी जो पितृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो नेपाल में राजतंत्र की वापसी का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये एक बड़ा बहुत ये नए घटनाक्रम से, क्योंकि इसका मुद्दा ये है आशुतोष जी कि जी। जब 2008 में वहां राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, तो यूपीए सरकार के नेतृत्व में वहां की जो पार्टियां हैं, 7-8 पार्टियों, और उनके उनकी अगुवाई में वहां नई सरकार की स्थापना हुई थी। और 2008 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से सांसद थे, और उन्होंने तब से मतलब इस चीज का विरोध किया था, और वो तब से नेपाल में राजतंत्र की वापसी के समर्थक रहे हैं। इसका ये बैकग्राउंड है। मतलब वो भारत में प्रजातंत्र में रह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, पर नेपाल में वो राजतंत्र को चाहते हैं। इसका मतलब काफी गहरा है कि उत्तर प्रदेश में वो जो कर रहे हैं और नेपाल में जिस चीज का समर्थन कर रहे हैं, हमको उस चीज के बीच में साम्य ढूंढना चाहिए। दूसरी चीज ये है आशुतोष जी कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। 600 किलोमीटर लंबी है, और यूपी के 7 जिले इंपॉर्टेंट जिले हैं, उनकी सीमाएं नेपाल में खुलती हैं। जैसे पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। अब आप देखिए कि 2008 में राजतंत्र की समाप्ति के बाद नेपाल में एक संघीय कार्यपालिका है। मतलब वो स्थिर है अस्थिर है, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। और केपी ओली शर्मा 2024 से वहां के प्रधानमंत्री पद पर हैं, और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य वहां कायम है। ये एक अलग मुद्दा है कि जो राजतंत्र के समर्थक कह रहे हैं कि 2008 से लगा के 2025 के 17 सालों के बीच में वहां 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। मतलब उसमें 6 बार तो मतलब 3 बार ओली रहे हैं, 3 बार प्रचंड रहे हैं, और 7 बार और लोग रहे हैं, जिसमें देवबा भी हैं और तमाम लोग हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो चल रहा है नेपाल में, कोई स्थिरता नहीं है, जिस तरह की हुकूमत है, इसलिए राजतंत्र की वापसी होना चाहिए। और जो काठमांडू की रैली थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में, अगर वहां के चित्र आप देखें उस रैली के, तो आपको लगेगा कि काफी बड़ी संख्या में नागरिकों का ज्ञानेंद्र को समर्थन था। और ये ज्ञानेंद्र जो हैं, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव जो हैं, 2001 से 2008 तक वहां के राजा रहे हैं, और अब वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। और ओली जो है वहां के प्रधानमंत्री, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उसके चेयरमैन है 2014 से। जी। अब मुद्दा यह है कि जो ओली के प्रतिस्पर्धी हैं, जो कभी वो प्रधानमंत्री बनते हैं, कभी ओली बनते हैं, जो पुष्प कमल दहल और प्रचंड जो हैं, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रमुख हैं। मतलब नेपाल पर हाल फिलहाल जो है, जो कब्जा है या नियंत्रण है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक वामपंथी हुकूमत के बीच राजतंत्र की स्थापना की रैली, उसमें नागरिकों का पार्टिसिपेशन, और उस पार्टिसिपेशन के बीच में हिंदुस्तान की एक 25 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े राज्य के हिंदूवादी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स, हम्म, ये क्या बताता है और इसके क्या परिणाम नेपाल में हो सकते हैं, भारत नेपाल संबंधों में हो सकते हैं, और उसको ये पूरी घटनाक्रम को जिस तरह से अंडर प्ले किया गया हमारे यहाँ पूरे के पूरे मीडिया में भी किया गया, क्योंकि हम्म, ये खबर मूलतः अंग्रेजी मीडिया में देखने को मिलती है। तो ये जो चल रहा है, ये काफी, उन पोस्टरों ने काफी हलचल मचा दी है, नेपाल में भी हलचल जी। मचा दी है। हम्म, अब इसमें जो एक पॉइंट आया है, जो ज्ञानेंद्र के समर्थक कहते हैं और जो डिफेंड करते हैं ये योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स का वहां होना, वो ये कहते हैं कि जो गोरखनाथ की पीठ है गोरखपुर में, हम्म, तो ये जो शाही परिवार है नेपाल का, वो अपने आप को गोरखनाथ का अनुयायी मानता है हम्म, और अपने आप को गोरखपंथी कहलवाता है। हम्म, और वो गोरखनाथ को अपना इष्ट देव भी मानता है, प्रिसाइडिंग डेटी जिसको कहते हम्म, हैं, वो भी मानता है। राजघराने की ओर से जो साल में 2-3 बार वहाँ जो दान वगैरह दिया जाता है, मतलब मकर संक्रांति पर वहाँ राजघराने की तरफ से खिचड़ी दी जाती है, ये बरसों से हम्म, चल रहा है गोरखनाथ मंदिर में। अब इसमें जो पेच आया है आशुतोष जी, वो थोड़ा सा वो समझने का है। वो समझने का ये है कि जो इसको लेकर विवाद चल रहा है वहाँ नेपाल में, काफी एक्टिव हैं, और जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था रैली में पोस्टर्स के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है वहाँ, ढूंढा जा रहा है उनको, और उनमें से कुछ लोग भागकर हम्म, गोरखपुर भी शायद पहुंचे हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। ज्ञानेंद्र की जो रैली के समर्थक हैं, जो प्रजातंत्र पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी वगैरह के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो पोस्टर्स थे, ये ओली की हुकूमत ने प्लांट करवाए रैली में। हम्म, अब ये बड़ा समझ के बाहर है कि कोई व्यक्ति ओली की सरकार का या ओली खुद की हुकूमत के लोग हम्म, एक रैली में, हिंदुत्व की रैली में, राजतंत्र की रैली में कैसे प्लांट करवा सकते हैं? मतलब कोई विस्फोटक तो प्लांट किया जा सकता है, पर रैली में पोस्टर्स लेके कुछ लोग घूम रहे हैं खुलेआम, हम्म, और मीडिया उनके फोटो ले रहा है, तो उसको कैसे प्लांट कह सकते हैं? तो एक बहस ये चल रही है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिसको डिफेंड किया जा रहा है कि नहीं, इसमें जो आयोजक हैं रैली के, उनका कोई रोल नहीं है। दूसरा इसमें एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो समझने का है, कि ज्ञानेंद्र जी ने जो अभी पिछले महीने हम्म, जनवरी फरवरी में यात्राएं की हम्म, भारत में, उसमें लखनऊ में भी और गोरखपुर में भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें की, ये हम्म, अखबारों में प्रकाशित हुआ हम्म, है। हम्म, ये इसको कनेक्ट करता है कि ये जो चल रहा है नेपाल में, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर्स लगे हुए हैं, और ये पूरा योगी जी को लेकर पूरा का पूरा जो अभी सनसनी फैली हुई है, ये बॉर्डर एरियाज में लगी हुई है, मतलब नेपाल के पहाड़ी इलाकों में नहीं है, ये हम्म, बॉर्डर एरियाज में है, जो कि उत्तर प्रदेश से लगते हैं, कोई बिहार से लगते हैं। अब ये अगर इनका ये कहना है, ज्ञानेंद्र का ये कहना है, ओली समर्थक जो हैं वहां नेपाल में जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरोप है कि ये जो पोस्टर्स इस बात का प्रमाण है कि नेपाल सरकार को अस्थिर करने के लिए के प्रयासों के पीछे भारत सरकार का हाथ है। हम्म, तो अब हम अपनी बातचीत को समेटते हैं कि ये जो चल रहा है, इसमें इसको लेकर तीन चीजें हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया है कि उनके हम्म, पोस्टर्स
क्यों दिखाए गए, या किसने दिखाए गए, या उन्होंने कोई जांच की मांग की हो। अगर जैसा ज्ञानेंद्र की रैली के आयोजक कह रहे हैं कि प्लांटेड थे, तो मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, ना आएगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो राजतंत्र के समर्थक हैं। तो वो अगर ऐसा कोई बयान देते हैं तो इट अमाउंट्स टू सेइंग दैट वो ही इज अपोज टू ये इस तरह की रैली के खिलाफ। दूसरा मुद्दा जो बड़ा है वो ये कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अभी तो चुप है, रहेगा भी चुप। उसका क्या नजरिया होना चाहिए, क्या हो सकता है, या लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भाई, तो क्या वो भारत सरकार ये कहेगा कि हम नेपाल की में जो वर्तमान हुकूमत है उसको अस्थिर करने के किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं करते हैं? क्या भारत सरकार ये कहेगी कि हम राजतंत्र की वापसी के समर्थक नहीं है, नेपाल में जो संघीय व्यवस्था है हम उसके समर्थक हैं? या भारत सरकार अगर मौन धारण किए रहती है पूरे प्रकरण पर, तो उसके क्या अर्थ वो लोग लगाएंगे जो नेपाल की आज़ादी में सक्रिय रहे हैं, नेपाल के लिए काम करते रहे, खासकर समाजवादी तबका तो बहुत जबरदस्त तरीके से। आपने गौर किया होगा कि भारत के समाजवादियों ने इस बारे में कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जयप्रकाश नारायण के पास कोइराला वगैरह तमाम लोग आते थे और नेपाल को लेकर डॉक्टर लोहिया का जो एक समूह था किस तरह से सक्रिय रहता था। इवन चंद्रशेखर जी। तो ये मैंने सोचा कि ये विषय इसलिए इंटरेस्ट का होना चाहिए कि आपके दर्शकों के लिए, कि पब्लिक डोमेन में इस बहस को डालना चाहिए कि हमारे कारण या हमारे एक मुख्यमंत्री के कारण, चाहे मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं हो उसमें, पर कोई प्रतिरोध भी नहीं है, हमारी सरकार का भी नहीं है, मुख्यमंत्री का भी नहीं है। और राजतंत्र, क्या हम इसको नेपाल में राजतंत्र की वापसी के प्रति हमारी जो बीजेपी संघ की जो सरकारें हैं, क्योंकि वहाँ जो पॉपुलेशन है वो तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुत्व की है, तो सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र जो अगर माना जाता है तो नेपाल को माना जाता है, भारत और नेपाल को ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो चल रहा है उसको क्या संघ की और मोदी सरकार की मौन सहमति भी मान सकते हैं कि ये जो चल रहा है इसके पीछे हमारा न तो कोई समर्थन है न हमारा कोई विरोध है। तो अगर विरोध नहीं है तो भी हम उसको क्या देश की जनता या नेपाल का जो प्रशासन है, सरकार है, वो उसको समर्थन नहीं मानेगी। तो ये बहस हम आपके दर्शकों के लिए छोड़ते हैं कि वो इसको और अध्ययन करें और ढूंढें कि इसमें उत्तर प्रदेश अगर नेपाल तक फैल जाएगा और योगी जी का साम्राज्य हिंदुत्व का, नेपाल की 4 करोड़ जनता भी उसमें शामिल हो जाएगी, तो फिर हमको किस तरह के भारत की आगे चल के कल्पना करनी चाहिए। तो आज की चर्चा यही खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.